प्यारे बच्चों, हमारा A to Z मैथ्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं BS चौधरी, मैथ्स टीचर हूं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लास 12 का जो एक टॉपिक है वेक्टर, उसके बारे में। वेक्टर क्या है, कितने टाइप के कैसे वेक्टर होते हैं, यूनिट वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या है, और एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे होता है, एडिशन कैसे किया जाता है वेक्टर का। ऐसे नॉर्मली जैसे नंबर का जो ऐड होता है वैसा नहीं होता है, वेक्टर का अलग तरीके से होता है। हमने डिस्कस किया था ट्रायंगल लॉ और पैराग्राफ लॉ दोनों। और अगर भी वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक ऊपर में दिया हुआ है, इसको देख लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये कंटिन्यूशन है, एक टॉपिक है कि डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि वेक्टर एनालिसिस और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपको जरूरत है। वेक्टर में थोड़ा सा ही है, लेकिन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में इसका पूरा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री वो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज पर ही आधार है। तो इसको अच्छी तरह से समझना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि इसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। कैसे, कब, कैसे वेक्टर लिखा रहेगा तो ये डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा, तो अब डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आज का ये जो टॉपिक है इसी पर बेस्ड है, एन एक्सक्लूसिव डिस्कशन। बस डिस्कस करेंगे, फिर आपको देखिए हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं 3 डायमेंशन में। एक्स, वाई, जेड, ये 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। ठीक है, बाकी कोऑर्डिनेट हम लिखना चाहते हैं। मान लीजिए A है ये पॉइंट, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है और ये F है। ठीक है, तो अगर ये डिस्टेंस x है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x 0 0 हो जाएगा, क्योंकि x एक्सिस पर है तो y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ये B पॉइंट है तो ये हो जाएगा 0 y 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 और z। ठीक है, देखिए ये जो पॉइंट है D, ये x और z प्लेन पे है तो x और z होगा, बाकी 0 होगा, तो x 0 और z। E पॉइंट देखिए x y प्लेन पर है, ठीक है ना, तो हो जाएगा x y और 0। ठीक है, F जो है ना ये y z प्लेन पर है तो 0 y और z। अगर इस डिस्टेंस को A लेते थे तो A 0 0 हो जाएगा, A भी हो जाएगा इस तरह से। और ये P पॉइंट है P x y z, ये अगर घर को हम लेते हैं तो उसको ना वाला एकदम हो जाएगा P x y z। तो हमने OP को मिला दिया है ना। ठीक है, तो हमको ये चीज पता है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज R, तो ये मुझे वेक्टर हो जाएगा R वेक्टर। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से P R लिख लेते हैं। दैट मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज R। इसका कोऑर्डिनेट क्या है ना, x y z है। ठीक है, देन OP वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज R, दैट मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज R। That means OP वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर। ये आपको इंफॉर्मेशन मिलता है ना। व्हाट इज R वेक्टर, वैल्यू में कितना होगा। अगर कोऑर्डिनेट पता है तो पिछले दिन बताए थे कि xi प्लस वाई जे प्लस जेड क्या होगा, xi प्लस वाई जे प्लस जेड क्या होगा। ठीक है, xi इज द कंपोनेंट, y इज द कंपोनेंट, z इज द कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर। देखिए अगर हमको पॉइंट पता है तो पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा, और ये जो होगा ये कंपोनेंट होगा। क्लियर। नाउ व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ आर और मैग्नीट्यूड ऑफ आर, देयर इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये भी आपको आता है कि अगर वेक्टर दिया रहेगा तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा और मॉड्यूलस कैसे निकलेगा, रूट ओवर कंपोनेंट ऑफ एक्स, कंपोनेंट ऑफ वाई और कंपोनेंट जेड का स्क्वायर करके सम कर देंगे तो ये निकल जाएगा। तो व्हाट इज यूनिट वेक्टर R, there is vector R by magnitude of R।
ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई प्लस y बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे आई कैप होगा, ये जे कैप होगा, ठीक है, प्लस जेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू के। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया। क्लियर? ये यूनिट वेक्टर है तो x बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर आई, y बाई इतना जेड जे प्लस जेड बाई इतना के। क्लियर? ये हमको पता है। अब आते हैं डायरेक्शन रेशियोज और कोसाइन पर। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन इसको हम शॉर्ट में डीसी लिखते हैं एंड डायरेक्शन रेशियोज इसको डीआरस लिखते हैं, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन। चलिए इसको समझने के लिए देखिए हम इसी फिगर को दोबारा बनाते हैं। ये एक्स है एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन, ये ओरिजिन है और ये मान लीजिए पी पॉइंट है। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर है आर। ठीक है, और कोऑर्डिनेट जो होगा ना वो पी एक्स वाई जेड है। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि ये आर वेक्टर होगा। अब देखिए ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव के साथ अल्फा अगर बनाता है, वाई एक्सिस के साथ पॉजिटिव के साथ अगर बीटा बनाता है और जेड एक्सिस के साथ अगर ये गामा एंगल बनाता है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, किधर झुका हुआ है, किधर डायरेक्शन है। ठीक है ना, कोना से लेके ये थोड़ा इधर मोड़ लेंगे तो अल्फा बीटा गामा बदल जाएगा, थोड़ा इधर ले लेंगे अल्फा बीटा गामा इधर जाएगा और थोड़ा इधर ले आएंगे अल्फा बीटा गामा बदल जाएगा। इसका मतलब किस डायरेक्शन में है वो लाइन, मतलब क्या कैसे झुका हुआ है। जैसे हम लोग 3 डायमेंशन जियोमेट्री में क्या 2 डायमेंशन जियोमेट्री में लोग स्लोप पढ़ते हैं, मतलब वो लाइन का इंक्लिनेशन क्या है, कैसे झुका हुआ है, हम निकालते हैं tan थीटा। ठीक है, तो इस तरह से वो एक जैसा नेचर वही जैसा है। तो अल्फा बीटा और गामा ये तीनों को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन और एंगल। ठीक है ना, डायरेक्शन एंगल अल्फा बीटा गामा, मतलब ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस का क्या एंगल बनाता है। क्लियर? अगर हम उसका कॉस लेते हैं, कोसाइन वैल्यू, दैट इज कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन हो गया और कोसाइन इसलिए कॉस, डायरेक्शन कोसाइंस। शॉर्ट में इसको डीसीज लिखते हैं। ठीक है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, मतलब डायरेक्शन कोसाइन एक नहीं होता है, वो ट्रिपलेट में आता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। क्योंकि कोई भी लाइन होगा तो एक एंगल तो नहीं बनाएगा, एक्स के साथ भी बनाएगा, वाई के साथ भी बनाएगा और जेड के साथ भी बनाएगा, तो ट्रिपलेट में आएगा, 3 में आएगा। ठीक है, अगर आप जूता खरीदने जाते हैं तो जूता दिखाइए तो एक जूता दिखाता है, लेकिन देने के टाइम में 2 जूता देता है, एक नहीं मिलता है, वो पेयर में आता है हर टाइम। ठीक है ना, थोड़ी एक जूता मिलता है कि खरीद लो, एक जूता जाए खरीद लो और एक दुकान से और एक जूता खरीद लो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी जब भी आएगा तो ट्रिपलेट में आएगा, 3 आएगा, एक साथ आएगा, तीनों एक साथ आएगा। डायरेक्शन कोसाइन का हम बातें करते हैं तो 3 होगा एक साथ, मतलब वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है उसका कोसाइन। ठीक है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको एल से डिनोट करते हैं। एल इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस अल्फा, ठीक है, एम इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस बीटा और एन इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस गामा। क्लियर? तो एल का हम बोलते हैं कॉस अल्फा, इसको एल से डिनोट करते हैं, इसको एम से डिनोट करते हैं, इसको एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इस कोऑर्डिनेट को एल एम एन के फॉर्म में किस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो मान लीजिए ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, क्योंकि आसानी से दिखेगा कि ये परपेंडिकुलर होगा। तो बाई कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या हो जाएगा, वाई वाला डिस्टेंस वाई होगा, अगर ये एम है मान लीजिए, वाई का डिस्टेंस ये वाई होगा, वाई तरफ का डिस्टेंस है ये, ओरिजिन से वाई का तरफ का डिस्टेंस वाई होगा, और ये आर है। तो बताइए
इन ट्रायंगल OPM, इन ट्रायंगल OPM व्हाट इज cos बीटा? cos बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा B बाई एच, तो Y बाई आर, Y बाई आर। इसका मीनिंग करता है कि M इज इक्वल टू Y बाई आर, तो Y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? MR। तो अगर सिमिलर सिचुएशन करेंगे, सिमिलरली हम लिखे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? LR, Y Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NR। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं समझ आ जाता है, इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो लाइन एक साथ मिलते हुए रहेगा, 3 डायमेंशन फिगर है ना, इसलिए तो y वाला इस फिगर में आसान है, तो हमने परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉप किया, तो ये ओरिजिन से y वाला y एक्सिस का डिस्टेंस y होता है। ठीक है, और ये r है, इसका मॉडुलस r है, तो r लिखेंगे इसको। तो cos बीटा इज इक्वल टू y बाई आर, तो m इज इक्वल टू y बाई आर, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा mr। सिमिलरली x इज इक्वल टू हो जाएगा lr और z इज इक्वल टू हो जाएगा nr। तो देखिए, तो ये p कोऑर्डिनेट को हम अब क्या लिख सकते हैं? p x के बदले में LR, फिर MR, फिर NR। तो ये जो कोऑर्डिनेट x y z है, ये इन टर्म्स ऑफ L M N निकला गया। क्लियर? चलिए, तो फिर L अगर cos अल्फा है तो x का वैल्यू क्या निकला था? MR। तो इसको तो ऐसा भी लिख सकते हैं, L x इज इक्वल टू निकला था LR, x इज इक्वल टू LR। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, L के बदले में cos अल्फा इंटू R cos अल्फा। ठीक है ना? तो y इज इक्वल टू हो जाएगा MR, तो हो जाएगा ये R cos बीटा, और z इज इक्वल टू हो जाएगा NR इज इक्वल टू R cos गामा। ठीक है, तो इसको भी ऐसा भी लिख सकते हैं इस जगह पे, LR के बदले में R cos अल्फा, R cos बीटा, R cos गामा। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस। अब बताइए, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x एक्सिस क्या होगा? तो पहले क्या जानकारी होना चाहिए कि अल्फा बीटा गामा क्या होगा, मतलब x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ और z एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है और उसका कोसाइन। बोलिए, x के साथ कितना बनाता है? 0 डिग्री बनाता है। x y के साथ क्या बनाता है? 90 डिग्री बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। और z के साथ अगेन 90 डिग्री बनाता है। ठीक है ना? उसका कॉस ले लिए, cos 0, cos 90 और cos 90, तो 1 0 0। ये जो ट्रिपलेट है, ये डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एक्स एक्सिस है। तो पहले L को लिखते हैं, उसके बाद M को लिखते हैं, उसके बाद N को लिखते हैं, सिक्वेंशियल लिखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आगे पीछे लिखते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट लिखते हैं x y लिखते हैं, y x कभी नहीं लिखते हैं कोऑर्डिनेट। तो सिमिलरली ये जो डायरेक्शन कोसाइंस है उसको भी सीरियली लिखते हैं, पहले L लिखते हैं, फिर M लिखते हैं, फिर N लिखते हैं, है ना? ऐसा नहीं कि M L N लिख दिया, मर्जी से लिख दिया, ऐसा नहीं है। पहला वाला पार्ट है L, देन M, देन N। 1 इसका मतलब है कि cos अल्फा इज इक्वल टू 1। तो अल्फा क्या है? 90। x एक्सिस के साथ सॉरी 0 बनाता है तो ये 1 होगा, 90 बनेगा तो 0 होगा। सिमिलरली बताइए, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y एक्सिस क्या होगा? y एक्सिस का हो जाएगा cos 90, क्योंकि y एक्सिस को x के साथ 90 बनाता है, अपने साथ 0 बनाता है और फिर z के साथ 90 बनाता है, तो हो जाएगा 0 1 और 0। और z एक्सिस का क्या हो जाएगा? z एक्सिस का हो जाएगा 0 0 और 1। क्लियर? ये हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइंस। समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं? अब देखिए, इनके बीच में यूनिक रिलेशन देखिए, कैसे रिलेशन है, देखिए किस तरह का रिलेशन है। अच्छा, ये x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता ही है। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर लेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना? ये तो पता है रिलेशन, वैल्यू डालिए तो एल स्क्वायर आर स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखिए आर स्क्वायर कॉमन होगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये कट जाएगा। सो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज द यूनिक रिलेशन अमंग द LMN। LMN के बीच में ये यूनिक रिलेशन है कि तीनों को स्क्वायर करके ऐड करने से 1 आना ही चाहिए। तो चेक कर लिए, एक्स एक्सिस का क्या होता है 1 0 0, तो 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 1 हुआ। वाई एक्सिस का 0 1 0, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 0 1 0 हुआ। जेड एक्सिस का 0 0 1, 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हुआ। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन में ये यूनिक रिलेशन है। अच्छा बताइए, इसमें तो माइनस नेगेटिव होगा कि नहीं डायरेक्शन कोसाइन? अच्छा, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अगर एंगल बनाता है तो अल्फा बीटा गामा तो कितना होगा? कोई जरूरी है? अच्छा, अगर एक्स एक्सिस अल्फा भी बनाता है पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ तो नेगेटिव के साथ क्या बनाएगा? पाई माइनस अल्फा बनाएगा। अगर एक एक्सिस में ये एंगल अल्फा बनाता है तो दूसरा ऑपोजिट साइड में क्या होगा? पाई माइनस अल्फा बनाएगा। देन व्हाट इज कॉस पाई माइनस अल्फा? कॉस पाई माइनस अल्फा क्या होगा? इज इक्वल टू होता है माइनस कॉस अल्फा, ठीक है ना, इज इक्वल टू माइनस एल। तो माइनस एल माइनस एम माइनस एन भी डायरेक्शन कोसाइन हो सकता है। ठीक है, उसको भी देखिए स्क्वायर करके ऐड करके देखिए, माइनस एल का होल स्क्वायर, चलिए एल स्क्वायर, माइनस एम का होल स्क्वायर एम स्क्वायर, माइनस एन का होल स्क्वायर एन स्क्वायर। इसका मतलब कि जो डायरेक्शन कोसाइन है वो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है ना, अगर इस साइड से अल्फा बनाता है तो उल्टा साइड से पाई माइनस अल्फा बनाएगा। अगर इधर से पाई माइनस अल्फा बनाता है तो माइनस एल अपने आप हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा घुमा देंगे इधर को लाइन को तो एक्स एक्सिस के साथ वो ऑब्ट्यूज बना देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रहे, पहचानने का तरीका भी यही है ना। स्क्वायर करके ऐड करके देख लीजिए 1 होता है कि नहीं होता है। जैसे ये 2 3 5 2 है ना, 1 और हाफ, ये कोई भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 1 नहीं होगा। तो देख के ही बोल देंगे कि ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं है, एकदम सिंपल, डायरेक्शन कोसाइन नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर करके ऐड करने से होगा 4 + 1 + 1/4, 1 नहीं होगा। तो एक डायरेक्शन कोसाइन लेते हैं। डायरेक्शन कोसाइन कोई डाउट नहीं। अब देखिए 1/√3 -1/√3 और 1/√3, ये बताइए तो डायरेक्शन कोसाइन होगा या नहीं होगा? ये डायरेक्शन कोसाइंस होगा या नहीं होगा, हमको बताइए। स्क्वायर करेंगे तो 1/3 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस होगा। ये जो ट्रिपलेट है ये डायरेक्शन, कोई भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन होगा, क्योंकि स्क्वायर करके ऐड करने से 1 आ रहा है। ये सबसे बड़ी पहचानने का तरीका है, कोई कंफ्यूजन वगैरह नहीं है इसमें। ठीक है, अब आते हैं एक नया टर्म है डायरेक्शन रेशियोज। ये क्या है? एनी 3 numbers which are proportional to direction cosines are known as direction ratios। ठीक है, एनी 3 numbers इन जनरल, इसको हम लोग इंटीजर में लेते हैं। नेगेटिव तो होता ही है, 0 तो होता ही है, ठीक है ना, डायरेक्शन कोसाइन 0 तो होता है, 1 0 0 एक्स का, ठीक है ना, और पॉजिटिव भी होता ही है। तो इसलिए हम लोग इसको नंबर में लेते हैं, मतलब इंटीजर में लेते हैं। नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक ना, तो कुछ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो बताइए तो, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता तो 2/√3 - 2/√3 और 2/√3, तो ये क्या बन जाता? डायरेक्शन रेशियो बन जाता। ठीक है, कभी कभी माना जाता है लेकिन नंबर लेना चाहिए।
तो वो देखिए स्क्वायर करते तो क्या होता, 2/√3 का तो होल स्क्वायर होता, तो 4/3 4/3 4/3 तो 3 होता। 4/3 मतलब 4 4 4 12 12/3 4 4 होता, 1 नहीं होगा, इसका मतलब बदल जाएगा, वो डायरेक्शन रेशियोज हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं, जनरली नंबर लेते हैं। बोले तो क्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर में बदल जाएगा, √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो, इंटू √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा। तो क्या होगा, 1 होगा, -1 होगा, 1 होगा। तो ये क्या बन गया ना, डायरेक्शन रेशियोज बन गया। देखिए 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा। तो ये डायरेक्शन रेशियोज हो गया। अच्छा कोई बोलेगा नहीं सर हम 2√3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इंटू 2√3 करिए आप, तो क्या होगा, ये 2 होगा, -2 होगा और 2 होगा। ये भी डायरेक्शन रेशियो हो गया, ठीक है ना। अगर कोई बोलेगा नहीं सर हम 5√3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, -5√3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, करिए आप मल्टीप्लाई, तो ये होगा -5 +5 और ये -5, ये भी डायरेक्शन रेशियो हो गया। तो अगर डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है तो डायरेक्शन रेशियो कितना होगा, बहुत सारा होगा, क्योंकि कुछ भी मल्टीप्लाई करो। अब इसको 10 से 10√3 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये 10 -10 और 10 हो जाएगा, ये 20 -20 20 हो जाएगा। इसीलिए, और वो एक ही चीज है डायरेक्शन रेशियोज। तो हम लोग इसीलिए बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल, मतलब वो यूनिक नहीं है, प्रोपोर्शनल है वो। मतलब 1 -1 1 का जो मीनिंग है, 2 -2 2 का वही मीनिंग है डायरेक्शन रेशियो, और -5 5 और -5 का एक ही मीनिंग है, क्योंकि ये भी प्रोपोर्शनल है। सबको 5 से हटा सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, प्रोपोर्शनल है, मतलब कुछ मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करके हमको मिल सकता है, ठीक है। क्लियर डायरेक्शन रेशियो के बारे में। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं ना, A B से डिनोट करते हैं, A-B-C से डिनोट करते हैं। इसलिए देखिएगा कोई कोई बुक में लिखा रहता है डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू, कभी कभी लिखा रहता है डायरेक्शन रेशियोज आर, ठीक है ना। इसी कारण है, यही कारण है, और कुछ नहीं है। कैसे निकालेंगे, दो चीज, मान लीजिए डायरेक्शन कोसाइंस दिया रहेगा, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। ये कितना होगा, इनफाइनाइट होगा, 1/√3 -1/√3 1/√3 -1/√3, तो इसका कितना होगा, बहुत सारा होगा, 1 -1 -1, ठीक है ना, 5 -5 -5, ठीक है ना, 20 -20 -20, बहुत सारा होगा, बहुत सारा, इनफाइनाइट होगा। तो ये इसको निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मान लीजिए डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, अब यूनिक वैल्यू होगा, ये यूनिक है, मैं 2 होगा, माइनस और प्लस होगा, ठीक है, यूनिक ही ले लेते हैं इसको। मान लीजिए डायरेक्शन रेशियोज है 2 -3 और 6, मान लीजिए ये तो डायरेक्शन रेशियोज नहीं, कोसाइन तो नहीं है, क्योंकि स्क्वायर करने से, ऐड करने से नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए 2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का स्क्वायर रूट से डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये 4 + 9 + 36 7 हो जाएगा। 7 से डिवाइड कर लीजिए, 2/7 -3/7, ठीक है, 6/7। अब स्क्वायर करके ऐड करके देखिए तो 2/7 का स्क्वायर प्लस -3/7 का स्क्वायर प्लस 6/7 का होल स्क्वायर, है ना, 4/49 9/49 36/49, 1 हो गया। मतलब ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया, ये यूनिक है, ठीक है। ये प्लस माइनस दे सकते हैं, प्लस माइनस दे सकते हैं सबको, यहाँ पर मतलब प्लस माइनस प्लस दे दिया, माइनस प्लस माइनस दे दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दो तरीका हुआ, डायरेक्शन कोसाइन अगर दिया रहेगा तो डायरेक्शन रेशियो कितना होगा, कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। तो इसका उतना इंपॉर्टेंस है नहीं। और अगर डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा तो कोसाइन निकालने का तरीका ये देख लीजिए, क्लियर है ना।
ये जो वैल्यू है डायरेक्शन कोसाइन है, सबको स्क्वायर करके ऐड करके डिवाइड कर लेंगे सबसे, तो ये डायरेक्शन कोसाइन बन जाएगा। एक एग्जांपल हमने दे दिया, ठीक है। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। टॉपिक क्या, मेन इन ऑब्जर्वेशन पर, रेदर ऑब्जर्वेशन। अच्छा बताइए तो, ये जो हमने पिछले एकदम पहले वीडियो में पहले एकदम शुरू में ही ये बताया था ये चीज, क्या x बाई ये चीज, y बाई ये चीज और ये z बाई रूट ओवर ये क्या डायरेक्शन कोसाइंस है? डायरेक्शन कोसाइंस है, बोलिए तो। कैसे चेक करेंगे? स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए। स्क्वायर करके ऐड करने से क्या होगा, 1 आएगा, तो ये डायरेक्शन कोसाइंस है। ठीक है, ध्यान दीजिए, वेक्टर कहां था, हमने सीधा लाकर डायरेक्शन कोसाइन में पहुंचा दिया। ये जो कंपोनेंट्स है ये डायरेक्शन कोसाइंस है। कब? जब देखिए यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है तब, ठीक ना। अच्छा ये बताइए तो, ये x, y और ये z क्या डायरेक्शन रेशियोज है? देखिए स्क्वायर करके ऐड करने से 1 नहीं हो रहा है। अच्छा डायरेक्शन कोसाइन को हम डायरेक्शन रेशियो बोल सकते हैं। हर डायरेक्शन के कोसाइन डायरेक्शन रेशियो है, तो मल्टीप्लाई किया, मान लो 1 मल्टीप्लाई किया तो ही रह जाएगा। लेकिन हर डायरेक्शन कोसाइन हर डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्शन कोसाइन नहीं होता है। ये स्क्वायर करके ऐड करने से 1 नहीं होगा, तो हर डायरेक्शन को रेशियो जो है वो कोसाइन नहीं होता है। लेकिन जो कोसाइन होगा वो डायरेक्शन रेशियो इसको माना जा सकता है। ठीक है, सबको 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, प्रोपोर्शनल तो है ही। देखिए अब बताइए तो, एक्स वाई जेड क्या डायरेक्शन रेशियोज होगा? क्या ये जो रूट वाला मल्टीप्लाई करने से एक्स वाई जेड आ जाएगा? इसका मतलब ये डायरेक्शन कोसाइन का ये प्रोपोर्शनल है एक्स वाई जेड, तो हम एक्स वाई जेड को हम लोग डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। देखिए एक्स वाई जेड को हम लोग डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं, ठीक है, और ये वाले को डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। अब कब बोला जाएगा? ये देखिए वेक्टर लिखा हुआ है, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई वेक्टर लिखा रहेगा, इसका मतलब उसका जो कंपोनेंट होगा वो डायरेक्शन रेशियोज होगा, और अगर यूनिट वेक्टर लिखा रहेगा तो उसका जो कंपोनेंट होगा वो डायरेक्शन कोसाइन होगा। ये बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी वेक्टर लिखा रहेगा, ठीक है, इसका मगर मान लेते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस के, ठीक है ना, तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा? कंपोनेंट 2 1 1, ये डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। कंपोनेंट 2 1 1 है तो डायरेक्शन रेशियो 2 1 1 हो जाएगा। अच्छा अभी हम सीखे हैं इसका कोसाइन क्या होगा। इसका कोसाइन क्या होगा? 2 बाई 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर रूट 6, 2 बाई रूट 6 1 बाई रूट 6 1 बाई रूट 6, ठीक है ना। चलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लीजिए, तो क्या होगा? रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 6। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 बाई रूट 6 आई, ठीक है, प्लस 1 बाई रूट 6 जे प्लस 1 बाई रूट 6 इंटू के, ठीक है। तो ये कंपोनेंट ये आ गया, कंपोनेंट अभी हो गया ये यूनिट वेक्टर। तो बताइए ये 2 बाई रूट 6 1 बाई रूट 6 और 1 बाई रूट 6 डायरेक्शन कोसाइंस होगा। देखिए तो है कि नहीं। तो कोई भी वेक्टर दिया रहेगा तो हो जाएगा, उसका जो कंपोनेंट होगा वो डायरेक्शन रेशियोज होगा, ठीक है। और अगर यूनिट वेक्टर में लिख देंगे तो ये डायरेक्शन कोसाइन में बदल जाएगा। क्लियर? और चेक करने का और एक तरीका है कि सबको स्क्वायर करके ऐड करके देख लीजिए 1 आता है कि नहीं आता है। क्लियर? ठीक है ना। अब देखिए ध्यान रहे, कोई भी वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो डायरेक्शन रेशियोज कहलाता है। अब देखिए मान लीजिए 2 पॉइंट है, ठीक है ना, x1 y1 और z1, ये पॉइंट है और ये b पॉइंट है, इसका है x2 y2 और z2, ठीक है ना। इसका पोजीशन वेक्टर है a मान लीजिए,
इसका पोजीशन वेक्टर है बी मान लीजिए, देन व्हाट इज ए बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। अगर पॉइंट दिया है तो पता है ये x2i प्लस y2j प्लस z2k, ठीक है ना, माइनस x1i प्लस y1j प्लस z1k, ठीक है ना, इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं आप x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1 और k हो जाएगा ये x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 k, तो पता है। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड अगर होकर निकालते हैं तो बताए थे कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, ठीक है, वो डिस्टेंस फॉर्मूला से आता है, ठीक है। अब बताइए ये जो वेक्टर लिखा गया, ए बी वेक्टर लिखा गया, ठीक है, इसका कंपोनेंट क्या है, ये और ये, तो क्या बोल सकते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन है, ठीक है ना, कंपोनेंट है ना ये ए बी का, तो ये कंपोनेंट मतलब क्या है कि डायरेक्शन रेशियोज है, ठीक है। इसका मतलब x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस 1 ए बी का डायरेक्शन रेशियोज है, ठीक है, कोई डाउट? अच्छा, इसका मतलब क्या है कि अगर दो पॉइंट पता है तो हम डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं, चाहे इस साइड से माइनस करो चाहे इस साइड से माइनस करो। इसको हम x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 और z1 माइनस z2 भी कर सकते हैं, ये भी डायरेक्शन रेशियो होगा, -1 से मल्टीप्लाई कर लिया सबको, तो डायरेक्शन रेशियो जो प्रोपोर्शनल है। तो अगर दो पॉइंट पता है, मान लीजिए 1, 0 और 3 और 2, -1, 4, अगर ए बी दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा 2 माइनस 1, -1 माइनस 0 और 4 माइनस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 -1 और 1, तो डायरेक्शन हो गया। इसका मतलब क्या सीखे हमने कि दो पॉइंट अगर दिया रहेगा तो दोनों का जो डिफरेंस है तो क्या है कि ये डायरेक्शन रेशियोज है। अब इसको चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए तो ये 0 0 0 है क्या, ये x y z है क्या, तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होना चाहिए था x माइनस 0 x, y माइनस 0 y और z माइनस 0 0, तो x y z है क्या, कंफर्म हो गया। हमको लगता है आपको समझ में आ गया हो गया कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बारे में एकदम ये डिटेल डिस्कशन था, इतना सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। ये अच्छा से वीडियो को देख लीजिए, एक बार दो बार देख लीजिए तो पूरा क्लियर हो जाएगा। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कोई दिक्कत नहीं होगा।